हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड एपीपी में। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैव द पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज। देखिए, पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज, बेसिकली इंट्रोपी होती क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें। इंट्रोपी बेसिकली क्या दिखाती है? डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है, यानी डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम या डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, उसको ये एंट्रोपी डिफाइन करते हैं। अब किसी में अगर एंट्रोपी ज्यादा है इसका मतलब है कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है। अगर किसी सिस्टम में डिसऑर्डर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। अब इसको रिप्रेजेंट बेसिकली हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो गैसियस सब्सटेंस होता है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में कोई सब्सटेंस होगा उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, फिर देन किस में होगी? लिक्विड में होगी, और फिर देन किस में होगी? सॉलिड में होगी। ये जैसा कि हम लोग इसके बारे में जानते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसऑर्डर से। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, इसका मतलब है डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इसका मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि डिसऑर्डर जो है वो किस में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये देखना है हमको। तो डिसऑर्डर देखने का एक और तरीका सिंपल सा ये है कि अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो आप डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो से डिफाइन कर लो। अगर गैसियस है तो डेल्टा एन जीरो ग्रेटर देन जीरो से डिफाइन करो, यानी जिसमें डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो होगा इसका मतलब उसका डिसऑर्डर बढ़ रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ बात करते हैं, देखो फर्स्ट में बात करते हैं, यहाँ एक्वस है, यहाँ एक्वस यानी कि लिक्विड लिक्विड फेज है, और यहाँ पर सॉलिड है। इसका मतलब है यहाँ पर जो एंट्रोपी की वैल्यूज हो रही है वो लेस हो रही है, पहले ज्यादा थी फिर बाद में कम हो गई। यहाँ देखो सॉलिड है, फिर यहाँ पर गैस है, यहाँ गैस है, इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, और ग्रेटर देन जीरो हो रहा है इसका मतलब डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो हो गया तो एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ रही है। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 यानी 3 + 4 है, दैट्स मीन डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर भी है, और डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है तो एंट्रोपी यहाँ भी बढ़ रही है। तो हमारे पास सेकेंड और थर्ड जो है इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कि इसमें एंट्रोपी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन होगा, सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें पॉजिटिव एंट्रोपी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी। अब वही फंडा यहां पर भी लगाना है, यानी कि इसका मतलब डेल्टा एन लेस देन जीरो देखना है, और डेल्टा एन लेस देन जीरो देखना है इसका मतलब क्या होगा? एंट्रोपी लेस देन जीरो देखनी है, यही तो होगा। डेल्टा एन लेस देन जीरो, देयरफॉर एंट्रोपी इज आल्सो लेस देन जीरो या नेगेटिव। अब यहाँ देखो आपके पास में यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, गैसियस सब्सटेंस यानी 3 है, यहाँ पर इधर 2 है, इसका मतलब है प्रोडक्ट में ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ देखो यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ पर गैसियस है, यहाँ पर 2 गैसियस सब्सटेंस लिखे हुए, इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट में ज्यादा है, रिएक्टेंट में कम है, तो यहाँ भी डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ देखो गैस से लिक्विड में जा रहा है, अब गैस की इंट्रोपी ज्यादा होगी, नेचुरल सी बात है, और जो लिक्विड होगा उसकी इंट्रोपी कम हो रही होगी, है ना, इसकी इंट्रोपी कम हो रही होगी। इसका मतलब है यहाँ पर इंट्रोपी की वैल्यूज डिक्रीज करेगी। ठीक, यहाँ देखो यहाँ पर ये गैसेस सब्सटेंस है, ये सॉलिड है, सॉलिड को अपन कंसीडर ही नहीं करते, उसकी इंट्रोपी अप्रॉक्स 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस है, यहाँ पर देखिए गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा है, यानी यहाँ पर इंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है। तो हमें क्या चाहिए? लेस देन जीरो चाहिए। तो किस ऑप्शन में हमको दिख रहा है? नेक्स्ट सी बात है, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर इंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन जीरो। फिर वही कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव एंट्रोपी। बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पॉजिटिव एंट्रोपी हो रही है, इसका मतलब किसको डिफाइन कर दो? डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो से डिफाइन कर लो आप। तो अब यहाँ पर देखिए सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो गैसियस है, यहाँ सॉलिड है, पहले यहाँ भी सॉलिड है, लेकिन गैस से सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब है एंट्रोपी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ एक्वस है, लिक्विड फेज है, यहाँ सॉलिड है, इसका मतलब यहाँ भी एंट्रोपी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ देखो यहाँ पर ये गैसियस है, यहाँ पर देखो इधर मोल्स कितने हैं? 4 मोल ऑफ गैस है, यहाँ पर कितने हैं? 2 मोल ऑफ गैस है, इसका मतलब यहाँ पर भी एंट्रोपी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ देखो यहाँ सॉलिड है, बाद में ये लिक्विड लिक्विड फेज में जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे? अब लिक्विड फेज में जा रहे हैं, सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यानी कि देयरफॉर डेल्टा एस यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जो कि इस एंट्रोपी को डिफाइन कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द इंट्रोपी ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन इज 85 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, यानी कि मोल इनवर्स, इसका मतलब ये है कि बेंजीन अगर आपके पास में कितनी दे रखी है, अगर 1 मोल है तो इसकी जो इंट्रोपी हमको डेल्टा एस की वैल्यूज दे रखी है दैट इज द 85, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स। ये हो गया हमारे पास में। अब लिखा है व्हेन 117 ग्राम ऑफ बेंजीन वेपोराइज इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट द इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, ये क्या है, इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। ये बात कहाँ की चल रही है, सिस्टम की बात चल रही है, यानी कि ये क्या हो गया, बेसिकली एक सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया, ये एक सिस्टम हो गया। सिस्टम के अंदर यानी कि कोई कंटेनर था, उसके अंदर हमारे पास में बेंजीन भरी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दैट इज द सिस्टम, है ना, ये सिस्टम हो गया। अब देखो 1 मोल के लिए इतनी है, इसका मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि 78 ग्राम, भाई मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6, यानी कि इसका मतलब हो गया 78। तो 78 ग्राम जो बेंजीन होती है उसके लिए इंट्रोपी हमारे पास में कितने गिवन है, 85 गिवन है। तो हमारे पास में कितना है, 117 ग्राम के लिए बात कर रहे हैं कि अगर इतना हमारे पास में बेंजीन होगी तो फिर कितना होगा, 85 डिवाइड बाई कितना होगा, 78 मल्टीप्लाई बाई 117। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 85 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ये हमारे पास में आ जाएगा जूल केल्विन इनवर्स, ये हमारी इंट्रोपी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो इंट्रोपी होगी ये किसकी हो रही है, सिस्टम की हो रही है। अब सिस्टम के लिए अगर ये इंट्रोपी है तो सराउंडिंग के लिए क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी कि डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करेंगे तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, सिस्टम से सराउंडिंग, अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर कैसा होगा, नेचुरल सी बात है, निगेटिव होगा। तो सराउंडिंग के लिए कितना होगा, -85 मल्टीप्लाई बाई 1.5 होगा, ये होगा जूल केल्विन इनवर्स। ओके, तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास में दैट इज द सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, देखिए एन की वैल्यूज हमारे पास में 2 है। ओके, आइडियल गैस है, सीपी की वैल्यूज 5/2R है, ये दे रखी, हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, the change in entropy of the gas, the change in entropy of the gas। देखिए इंट्रोपी को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, इंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन T2/T1, ठीक है। अब मैंने ये फॉर्मूला कब लगाया, देखो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू 0। इसके आगे भी फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रेशर यहाँ पर अगर हमारा कांस्टेंट है तो प्रेशर वाला टर्म्स यहाँ पर आएगा नहीं, तो ये टर्म हमारे पास में आ गया। अब देखो 2 मोल्स की बात कर रहे हैं तो 2 मोल तो ये हो गया, और सीपी की वैल्यूज कितनी दे रखी है, 5/2R दे रखी है, ये हो जाएगा, फिर ln हो जाएगा, और टेम्परेचर कितना है, देखो ये T1 टेम्परेचर है और ये T2 है, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 300। दैट्स मीन यहाँ पर वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ये 2 आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 5RLN2, ये फाइनल हमारा आंसर आएगा। तो बताओ ये कहाँ ऑप्शन है हमारे पास में, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है 5RLN2। क्लियर है, समझ में आ गई बात, कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे करते हैं। इन प्रीवियस प्रॉब्लम कैलकुलेट डेल्टा एस नॉट गैस इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पर डेल्टा वी इक्वल टू 0 है, अब जब डेल्टा V इक्वल टू 0 होगा तो फिर इस जगह पर इंट्रोपी लेंगे, डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln T2/T1, यहाँ पर अब V आ जाएगा। अब प्रीवियस की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस में हमारे पास में कौन सी गैस थी, देखो CP की वैल्यूज वहां पर प्रीवियस में कितनी दे रखी थी, 5/2R दे रखी थी, तो CP की वैल्यूज अगर 5/2R है तो CV कितना हो जाएगा यहाँ पर, CV यानी कि CP माइनस CV कितना होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। तो CP की वैल्यूज 5/2R हो गई, CP माइनस CV की वैल्यूज कितनी होती है, R हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया CP की वैल्यूज हो गई 5/2R माइनस CV इज इक्वल टू R, तो R को इधर ले जाओ तो 5/2R माइनस R इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा 3R/2 दैट फॉर CV, ये CV है। अब इस CV को यहाँ रख दो, 2 मोल ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ हो गया 3R/2
2 यहाँ पर आ गया ln, ठीक है। और टेम्परेचर को हम वैसे ही डिफाइन कर रहे हैं, कितना हो गया यहाँ पर 600 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 300, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास में आ जाएगा 3R ln2, क्या आ जाएगा 3R ln2, क्लियर। तो फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा 3R ln2, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एंट्रोपी चेंज व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, देखो n इक्वल टू 2 फिर से यहाँ ले लिया, मोनो एटॉमिक गैस इज हीटेड फ्रॉम दिस। अब यहाँ पर देखो 273 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 473, यहाँ पर 273 ऐड करोगे तो हो जाएगा 573, ये हो जाएगा रिवर्सिबल एंड आइसोकोरिकली दैट्स मीन डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात चल रही है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर बात चल रही है तो उस कंडीशन पे डेल्टा S की जो वैल्यूज होती है अभी वही होती है NR ln, ये क्यों लिया, हाँ ये क्यों लिया, एक मिनट ये भी देख लेता हूं मैं, अच्छा एक मिनट ये सॉरी, डेल्टा S हमारे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम अगर हमारे पास कांस्टेंट हो गया तो ये हो जाएगा NCV ln T2/T1, दो टेम्परेचर हो गए, ठीक है। तो CV की वैल्यूज यहाँ पर देखो अपने पास में मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक है तो CV की वैल्यूज कितनी हो जाएगी हमारे पास, CV की वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास में 3/2R हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मोल से ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना होगा 3/2R हो जाएगा, फिर ln आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 573 डिवाइड बाई 473, ये आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3R ln 573 डिवाइड बाई 473, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा डेल्टा S का। तो देखो कौन सा आंसर हमारे मिल रहा है 3R ln 573 डिवाइड बाई 473, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 1 मोल है, n इक्वल टू 1 मोल है, आइडियल गैस दे रखी, अच्छा CP की वैल्यू दे रखी, एक्सपेक्ट आइसोथर्मली दैट्स मीन डेल्टा T इक्वल टू 0 एट 300 केल्विन अंटिल इट्स वॉल्यूम इज ट्रिपल, यानी कि V1 इक्वल टू अगर हम V मान लें तो V2 इज इक्वल टू कितना मान लिया होगा 3 भी मान लेंगे, देन चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द गैस, क्लियर। तो एंट्रोपी यहाँ पर निकालनी है, तो एंट्रोपी इज इक्वल टू देखो अब डेल्टा T क्या हो गया 0 हो गया, तो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट यानी कि NCV वाला कंडीशन तो यहाँ पर आएगा नहीं। अब कौन सी कंडीशन आएगी, केवल वॉल्यूम वाला बचेगा, तो ये कौन सा होगा, ये होता है NR ln V2/V1, ये तो होता है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1, R को हम लोग क्या करते हैं, R को R ही रहने दें, ठीक है, R को R रहने दें, और इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पर ln V2/V1, यानी कितना होगा 3, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R ln3, कितना आएगा R ln3, ये आंसर हमारा पास आना चाहिए। तो देखो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में है R ln3। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज सब्जेक्ट टू एक्सपेंड रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिकली दैट्स मीन Q इज इक्वल टू 0, ठीक है, to 10 times of its original volume, यानी कि V1 इक्वल टू अगर 1 कर दे तो V2 इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। अब देखो इंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो इंट्रोपी कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम भी चेंज करना है, लेकिन एक चीज यहाँ लिख दी है एडियाबैटिकली। हम इंट्रोपी जानते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू क्या होता है Q/T होता है। अब Q अगर हमारा 0 हो जाएगा तो एंट्रोपी अपने आप ही कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, सोचना ही नहीं है, क्योंकि एडियाबैटिकली कंडीशन दे रखी है। अगर नहीं दे रखा होता तो फिर अपन फॉर्मूला लेके वॉल्यूम वाली जो कंडीशन थी वो लगाते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एडियाबैटिकली दे रखा है इसलिए इस कंडीशन पर इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, फोर्थ होगा, यानी कि 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस गिवन रिएक्शन, द मोलर एंट्रोपीज आर गिवन इन द ब्रैकेट आफ्टर ईच सब्सटेंस, ठीक है। एंट्रोपी निकालनी है किसी भी केमिकल रिएक्शंस की। देखिए एंट्रोपी कभी भी अगर निकालनी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस की तो हमेशा होता है
SP माइनस SR। जैसे इंथैल्पी निकालते हैं ना, इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, वैसे इंट्रोपी चेंज भी निकालते हैं। तो इंट्रोपी चेंज होता है SP माइनस SR। ठीक है, ये तरीका होता है। तो प्रोडक्ट की इंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की इंट्रोपी निकालनी है। तो यानी कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की इंट्रोपी निकालनी है, तो यहाँ देखो 2 है और इसकी इंट्रोपी कितनी रखी 66.5। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 66.5 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 248.2। ये हो गया आपका दिस माइनस। यहाँ पर अब ले लो, यहाँ कितना है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ कितना होगा 91.2 प्लस 3 इंटू यहाँ पर होगा 205.1। ये हमारे पास में होगा। तो ये जो वैल्यूज है ये पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, और पूरी वैल्यूज सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -168.3। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो यही हमारा आंसर भी होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइसोथर्मल दैट्स मीन डेल्टा टी इक्वल टू 0। ये हो गया डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस में देखो तो रिलेशन है डेल्टा जी और किसका रिलेशन हमारे पास में, इंट्रोपी का है और इंथैल्पी का है, ये रिलेशन है। तो रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा एच भी कैसा होगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एच यहाँ 0 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली जो बन के आएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 माइनस टी डेल्टा एस, यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ रिएक्शन हैज डेल्टा एच की वैल्यू जितनी दे रखी है, डेल्टा एस की वैल्यू जितनी दे रखी है, इन दिस रिएक्शन वुड बी। रिएक्शंस की बात करें, देखो यहाँ पर लिखा है स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस डिफाइन करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से। तो डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, और अगर हमारे पास में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर हम लेते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ये दो ही चीजें होती हैं, डेल्टा जी लेस देन 0 एंड डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। अब देखो हमारे पास में फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये रिलेशन होता है इंथैल्पी, इंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी का। अब आपको ये क्या लाना है, इसको निगेटिव लाना है, क्योंकि अगर हमें रिएक्शन स्पॉन्टेन, यहाँ देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास में है क्या, डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, और डेल्टा एस कैसा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आगे नेगेटिव लगा हुआ है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ओवरऑल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि डेल्टा जी जो होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर का कोई रोल है क्या, यहाँ पर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कम रखो या ज्यादा रखो तो ओवरऑल तो नेगेटिव ही आएगा ना, क्योंकि आगे साइड नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव आएगा। तो किसी भी टेम्परेचर, यानी कि ये अगर बात करें तो ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, और स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो किसी भी टेम्परेचर पर होगा, टेम्परेचर का वेरिएशन यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये कंडीशन होती है कि मान लेते हैं, ये अदर मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर डेल्टा एच भी निगेटिव होता, डेल्टा एस भी निगेटिव होता, अगर दोनों निगेटिव होते हैं तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो ये निगेटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर ये डिफाइन होते हैं, केस दो बनते हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट एक केस यहाँ पर एक बनता कि अगर डेल्टा एच ज्यादा है टी डेल्टा एस है, यानी कि टेम्परेचर अगर लो है, यानी कि लो टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। अगर लो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर यहाँ पर लो है तो ये को निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस निगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। और केस 2 बन सकता है यहाँ पर, केस 2 यहाँ पर ये बन सकता है कि डेल्टा जी डेल्टा एच जो है, या हाई टेम्परेचर अगर ले ले, यानी कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर अगर ले ले तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा जी कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो वहां पर टेम्परेचर
टेम्परेचर डिफाइन होता है, यानी कि दोनों का अगर साइन हो रहे हैं, अगर एक ही जैसे है, यानी नेगेटिव नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव है, अगर ऐसे ले रहे हैं तो उस कंडीशन पर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, टोटल नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर एडिशन होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा तो सभी टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, दैट इज द फाइनल आंसर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। फॉर द गैस फेज डिकम्पोजिशन PCl5 PCl3 प्लस Cl2, देखो यहाँ पर है PCl5 से कन्वर्ट हो रहा है, किस में हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2। डिकम्पोजिशन हो रहा है, हीट कर रहे हैं, यानी कि डिकम्पोज कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। और डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो इसका मतलब डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव होगा, पहली चीज। अब इंट्रोपी की बात करते हैं तो ये गैसियस फेज है, ये गैसियस फेज है, ये गैसियस फेज है, तो डेल्टा एन कितना होगा, ग्रेटर देन जीरो। और डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंट्रोपी भी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी कि नहीं होगी, क्लियर है। तो इंट्रोपी भी ग्रेटर देन जीरो और एंथैल्पी भी पॉजिटिव, ये आंसर हमारा फाइनल निकल के आएगा। तो 13th का हमारे पास में फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। When a free energy chain delta G, when 1 mole of the water at 100 degree centigrade and 1 atm pressure is converted into steam। देखो बेटा यहाँ पर जो वाटर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, स्टीम में। और ये कंडीशन रखी है यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, और 1 atm प्रेशर। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, अटेंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम जब अटेंड होता है तो एट इक्विलिब्रियम, यानी एट इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो होता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो डेल्टा जी जो होगा वो जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर यही सिस्टम हमारे पास में है तो वो डेल्टा जी जीरो को डिफाइन करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कंसीडर द डेल्टा जी नॉट एफ एंड डेल्टा एच नॉट एफ फॉर द फॉलोइंग ऑक्साइड, विच ऑक्साइड कैन बी मोस्ट इजिली डिकम्पोज। बात को समझिएगा, मोस्ट इजिली डिकम्पोज दैट्स मीन लेस स्टेबल, यही तो मतलब हुआ। कौन लेस स्टेबल होगा, यानी कि कौन इजिली डिकम्पोज हो जाएगा। देखो किसी भी प्रोसेस के लिए अगर बात करते हैं तो डेल्टा जी नॉट जो होगा इज इक्वल टू माइनस होता है आर टी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, है ना, ये होता है। अब के इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इसको रेट कांस्टेंट आप जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप बोल दें। अगर किसी भी सब्सटेंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ, जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्यों करता है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट होता है ना। तो इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट को ऐसे डिफाइन करेगा, इनवर्सली होगा। यानी के इक्विलिब्रियम इज द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट। हमें यहाँ पर किसका चाहिए, हमें रिएक्टेंट का ही चाहिए, फॉलोइंग ऑक्साइड। तो यहाँ पर बेसिकली सब जो है वो रिएक्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी नॉट, देखो ये स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट है, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट है, और डेल्टा जी नॉट जो होगा वो के इक्विलिब्रियम के इनवर्स होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर इनवर्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट इसके इनवर्स हो जाएगा। तो यानी कि डायरेक्टली आप कर सकते हो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। यानी जिसका डेल्टा जी नॉट ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए क्या, लेस स्टेबल। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा जिसका डेल्टा जी नॉट ज्यादा होगा। तो फॉर लेस स्टेबल ऑफ द रिएक्टेंट, लेस स्टेबल ऑफ रिएक्टेंट डिफाइन लेस डेल्टा जी नॉट,
क्लियर है? किसको डिफाइन करेगा? लेस डेल्टा जी में। तो यहाँ वैल्यूज देखो, यहाँ वैल्यूज ज्यादा है, यहाँ वैल्यूज ज्यादा है, यहाँ वैल्यूज ज्यादा है, यहाँ वैल्यू देखो सबसे लेस है कि नहीं है? कैसा है ये? लेस है। तो इसका मतलब ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी भाई फॉर लेस स्टेबल और रिएक्टेड, अगर स्टेबल लेस स्टेबल चाहिए, ठीक है, तो डेल्टा जी भी कैसा होना चाहिए? लेस होना चाहिए। डेल्टा जी जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट उतना ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।